गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 49। हमारे विषय विज्ञान कक्षा 10 हमारी डेट 29 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पार्ट है हमारा अनुवांशिक एवं जैव विकास। देखिए, सबसे पहले आनुवंशिकता क्या होता है। जब अलग अलग लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या जनक से संतति विशाखत होना, मतलब आपके पेरेंट्स से, जो आपके माता पिता हैं, आपके दादा दादी हैं, आपकी जो पीढ़ी है उनसे आपको कुछ लक्षण मिलते हैं, जैसे आपको कुछ लक्षण होते हैं जो वो क्या होते हैं, अनुवंशिकता होते हैं। ठीक है, अब देखो, विभिन्नता, नाम से ही पता लग रहा है विभिन्न, अलग। तो ऐसे ही स्पीसीज में जब प्राणियों के लक्षण में के बीच को भी कुछ अंतर होता है। अब ऐसा तो होता नहीं कि आप बिल्कुल अपने मम्मी पापा जैसे हो, आप में और उनमें थोड़ा सा फर्क होता है। तो जो वो विभिन्नता है वो क्या होती है, उसी के बारे में ये कह रहा है। ठीक है, जो लक्षण, आपकी लक्षणों के बीच का जो अंतर होता है उसे विभिन्नता कहते हैं। अब देखो, जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है उसमें जो नाभिक गुणसूत्र हो, उसमें आनुवांशिक सामग्री गुणसूत्रों में मौजूद होती है। गुणसूत्र धागे की तरह ही संरचनाएं होती हैं। जो गुणसूत्र मतलब क्या होता है, देखो गुणसूत्र क्या होता है, जो आपका कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। जो ये गुणसूत्र होते हैं ये धागे की तरह इनकी संरचनाएं होती हैं, जो क्या करती हैं, जो आपकी आनुवांशिक जानकारी, मतलब जो पुरानी जो पीढ़ी से आपकी जो जानकारी है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाती है। ये क्या होते हैं, ये क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, ये जो गुणसूत्र हैं आपके, जो ये क्रोमोसोम है, ये ये क्या क्रोमोसोम, जो धागे जैसा आपका मैंने बताया था संरचना जिसकी होती है, ये डीएनए और प्रोटीन से बनी होती है। तो ये क्या करती है, जो कोशिका का विभाजन होता है या आनुवंशिकता होती है, विभिन्नता होती है, नए सेल बन रहे हैं, पूर्वजनन हो रहा है, तो ये इन सब में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो डीएनए है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, वो मनुष्य में वंशानुगत सामग्री है और सभी अन्य जीवों में एक व्यक्ति के शरीर में लगभग हर कोशिका में समान डीएनए होता है। जो आपका शरीर है उसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं में आपका जो डीएनए है वो एक जैसा होता है। ठीक है, अगर आप दूसरे का डीएनए देखोगे तो वो आपके डीएनए से बिल्कुल अलग होता है, लेकिन आपके जो सेल, आपके अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं उनके अंदर जो डीएनए वो क्या होता है, एक जैसा होता है। तो अधिकांश जो डीएनए है वो कोशिक नाभिक में होते हैं, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, परमाणु डीएनए बोलते हैं। लेकिन डीएनए में थोड़ी मात्रा में और कहाँ पर मिल सकता है, ये अब सेल है, जो कोशिकाएं हैं, जो कोशिकाएं में तो होता ही है, लेकिन कुछ कभी कभी कुछ जो थोड़ा बहुत मात्रा है इसकी, वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो सकती है। ठीक है, तो लक्षण क्या होता है, अब देखो लक्षण क्या है, एक जीव की जो विशिष्ट विशेषता, आपके अंदर जो विशेषता है वो आपका जो लक्षण है। तो ये लक्षण है, जीन या फिर पर्यावरण द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। जीन क्या होता है, अब देखो जीन क्या होता है, जैसे आपका शरीर है, शरीर के अंदर कोशिकाएं आपकी क्रियात्मक होती है, बुनियादी इकाई होती है, उसी तरह जो जीन है वो आनुवांशिकता की बुनियादी और कार्यात्मक इकाई है। जीन डीएनए संरचना बनाते हैं। मनुष्य की प्रत्येक जीन की दो प्रतियां होती हैं जिन्हें अलील के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में, अलील के रूप में जाना जाता है। एक तो होती है आपकी जो माता पिता से मिलती है, एक आपकी माता से और एक आपके पिता से, इसीलिए वो दो कॉपी होती है। ठीक है, तो एक जीन के अलील विभिन्नता और विशिष्टता के लिए जिम्मेदार है। क्या आप में अंतर और क्या आपकी विशेषताएं, उनके लिए कौन जिम्मेदार है, जीन। ठीक है, क्योंकि यही तो ट्रांसमिट होते हैं, यही तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाते हैं। अब देखो, जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन क्या होता है, जो पूर्ववर्ती पीढ़ी है उसमें वंशागति संतति को एक आधारिक शारीरिक अभिकल्प, डिजाइन एवं कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं। दूसरी सीढ़ी में पहले से आहरित विभिन्नताएं एवं कुछ नई विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी। ठीक है, क्या बोला है, देखिए दोबारा से, जो आपकी पीढ़ी है, पुरानी पीढ़ी है, उसमें आपको क्या होते हैं, आपके जो आधारिक शरीर है, डिजाइन है आपका, या फिर कुछ और अलग अलग चीजें आपको मिलती है। ठीक है, जो दूसरी पीढ़ी है उसमें पहली पीढ़ी से आहरित विभिन्नताएं एवं कुछ नई विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी। मतलब जो आपकी पहली पीढ़ी है, आपके मम्मी पापा, उनसे आप में कुछ अंतर होंगे, कुछ आपको उनसे सेम चीजें भी मिलेंगी। चित्र एक अगर आप देखो, इस स्थिति में क्या दर्शाया गया है कि जब एक केवल एक जीव जनन करता है, मतलब हमारे में क्या होता है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो इंसान हैं, उसमें दो लोगों की जरूरत होती है एक नई उत्पत्ति करने के लिए, है ना। आपके मम्मी और पापा दो होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है, एक है, ये अकेला, यही क्या कर सकता है, एकल जीव जनन कर सकता है, ये अकेला ही दूसरे जीव को जन्म दे सकता है, जैसे कि अलैंगिक जनन में होता है। ठीक है, यदि एक जीवाणु विभाजित होता है तो परमाणु दो जीवाणु में होते हैं, जैसे ये विभाजित होकर दो बन गए,
इन दो ने अलग से दो बना दिए। तो ऐसे करके जो विभिन्नता है वो 4 में होगी। ऐसे ही करते करते वो अधिक समानताएं उनमें, इसमें क्या होगी, कुछ इसमें समानताएं, कुछ इसमें समानताएं और कुछ विभिन्नता भी है। जैसे ये रेड है, ये ग्रीन है, कुछ विभिन्नता भी होती है और समानताएं भी होती है। लेकिन ज्यादातर जो हमारे एकल जीव जनन होता है उसमें समानताएं बहुत ज्यादा होती हैं, जबकि इनमें बहुत कम अंतर होता है। लेकिन जबकि हमारे अगर देखा जाए लैंगिक जनन, तो उसमें जो विविधता है वो ज्यादा होती है, अधिक होती है। आप में और आपके मम्मी पापा में बहुत ज्यादा आपका डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा जो एकल जीव जनन होता है उसमें नहीं होता। अब आपके लिए प्रश्न है कि क्या किसी स्पीसीज में इन सभी विभिन्नताओं के साथ अपने अस्तित्व में रहने की संभावना एक समान है? निश्चित रूप से नहीं। क्या आपकी जो स्पीसीज है इनमें जो विभिन्नता है वो एक साथ अपने अस्तित्व में रहने की संभावनाएं एक समान नहीं होती, क्योंकि जो विविधता है उसके आधार पर विभिन्न जीवों में विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं, ठीक है। जो चेंजेस, जो बदलाव हैं, सबके अलग अलग लाभ हो सकते हैं। तो अब देखो, उष्णता को सहन करने के लिए उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है, उष्णता है, जो हीट है, जो आपकी गर्मी है, उसको सहन कर लें कि जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। हम इतना नहीं सहन कर सकते जितने ये जीवाणु सहन कर सकते हैं। तो सबकी अलग अलग जो अंतर है वो अलग अलग फायदे होते हैं उनके। अब देखिए आज के प्रश्न है, आपके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, इन सब की आपको क्या लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है। तो क्या किस किस की है? सबसे पहले आनुवांशिकता, विभिन्नता, क्रोमोसोम, लक्षण और जीन। इन सब की आपको क्या लिखनी है, विभिन्नता लिखनी है। तो देखिए क्या क्या विभिन्नता है, मतलब क्या क्या परिभाषा है। तो पहला आपका प्रश्न है, उत्तर नंबर 1 लिखोगे, ठीक है। उत्तर नंबर 1 हिंदी में लिख लीजिए। उत्तर 1 है, इसका पहला पार्ट है आनुवांशिकता क्या होती है। आनुवांशिकता विभिन्न लक्षणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या जनक से संतति वंशागत होता है, ठीक है, वंशागत होना। उसके बाद है बी पार्ट आपका, विभिन्नता क्या होता है। एक स्पीसीज में जो प्राणियों के लक्षण के बीच में जो अंतर होता है वो होता है विभिन्नता। ये हो गया बी पार्ट, ठीक है। ये हो गया ए पार्ट, बी पार्ट। अब देखो उसके बाद है सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है, गुणसूत्र। ये नहीं लिखना बेटा आपको, आपको लिखना है जो गुणसूत्र धागे की तरह संरचनाएं होते हैं जो आनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाते हैं, क्रोमोसोम, डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, ये लिखना है, ठीक है। ये जो पहला है और आखिरी ये आपको नहीं लिखना। तो ये 3 लाइनें आपको लिखनी है आपके जो सी पार्ट है, क्रोमोसोम को जो आपको डेफिनेशन देनी है। उसके बाद डी पार्ट, डी पार्ट में बताना है कि लक्षण क्या होते हैं। तो लक्षण एक जीव की एक विशिष्ट विशेषताएं हैं, लक्षण जीन या पर्यावरण द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। ये आगे से आपको काटना है, ठीक है। ये मैंने वर्कशीट से लिया हुआ है इसलिए आपको दिख रहा है। तो सी पार्ट में ये आपको लिखना है, ठीक है। डी पार्ट में इतना आपको लिखना है, ठीक है, ये आपको लिखना है। डी पार्ट हो गया। उसके बाद है ई पार्ट, आपके जीन लिखने हैं। जीन क्या होता है ये पूरा आपको लिखना है। जीन क्या होता है मैं आपको बता चुकी, बुनियादी और क्रियात्मक इकाई होती है। ये हो गया आपका ई पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट, पांचों पार्ट आपकी हो गई, ठीक है। उसके बाद आपका प्रश्न है 5, ये पांचों पार्ट मैंने आपके करा दिया, आनुवांशिकता, विभिन्नता, क्रोमोसोम और लक्षण और जीन क्या होते हैं। ये आप यहां से भी कर सकते हो। देखो पहले 2 पार्ट तो ये रहे, आनुवांशिकता और विभिन्नता, और दूसरा पार्ट क्या है, जो गुणसूत्र है उसकी संरचना ये है, ठीक है। ये हो गया आपका सी पार्ट। उसके बाद लक्षण, ये हो गया आपका डी पार्ट, और ये हो गया आपका ई पार्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो, और ये है आपका ए और बी पार्ट, ठीक है। पांचों पार्ट हो गए, ए बी सी डी और ई। यहाँ से भी कर सकते हो और अदरवाइज मैंने यहाँ पर तो आपको लिखवाया हुआ है। ये है ई पार्ट, ठीक है, और ये है आपके दोनों ए और बी पार्ट, और ये है आपका सी और डी पार्ट, ठीक है। आपको सिर्फ ये काटना है इसमें से, ठीक है। ये काट के जो ये पूरा बच गया ये क्या है आपका सी और डी पार्ट, ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 है कि यदि एक लक्षण ए है वो अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है और बी 60% में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न होगा। अब देखो ये 60% लोगों में ज्यादा मिला है तो यही सबसे पहले आपको उत्पन्न होगा, यही दिखेगा। तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे, बी पार्ट में यहां पर आप लिखोगे लक्षण बी पहले उत्पन्न होगा, ठीक है। लक्षण बी पहले उत्पन्न होगा, ये हो जाएगा आपका उत्तर नंबर 2। तो आज की वर्कशीट में इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है बेटा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। मैं कोशिश करती हूँ हर बच्चे का रिप्लाई करने का, फिर भी कोई रह जाता है, टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, वो अलग बात है। अदरवाइज मैं हर बच्चे का कमेंट में उसका डाउट क्लियर करती ही हूँ, ठीक है। तो कोई भी डाउट है आपको कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।